ओके। तो जो मेरा इंप्रेशन गया पिछले बैच के साथ, सेक्शन के साथ, तो ये था कि भई आपका बैकग्राउंड ऑनलाइन क्लासेस की वजह से शायद बहुत ही वीक है। तो अब आपको दोनों काम करना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यानी पहले तो बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बैकग्राउंड, फर्स्ट लैंग्वेज आपको सीखना थी, सी लैंग्वेज, उसको दोबारा सीखनी पड़ेगी। डाटा स्ट्रक्चर जो है वो किसी लैंग्वेज चीज़ नहीं है, ये आ जाओ। सी में भी हो सकता है, सी प्लस प्लस में भी हो सकता है, जावा में भी हो सकता है, सी शार्प में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है। अरे जबरदस्त, किसी भी लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर, हर लैंग्वेज में आपको यूज़ करना है, ठीक है? लेकिन किसी एक लैंग्वेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और उस पे आप डाटा स्ट्रक्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, तो बाकी चीज़ें आप रिलेट कर पाएँगे। कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएँगे, राइट? तो इसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट वन बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि आपके पूरे सेशन में लास्ट टाइम कवर हुआ है, सी लैंग्वेज इज़ द फाउंडेशन लैंग्वेज, तो आपने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है। इसलिए वी आर चूज़िंग डाटा स्ट्रक्चर विद सी, अदरवाइज़ आई वुड हैव प्रेफर्ड इट विद सम अदर लैंग्वेज। मेरा टोटल बैकग्राउंड जो है जावा में, जो इंडस्ट्री के नाम से 9 साल का एक्सपीरियंस था, 2014 से पहले का, वो सी में, जावा में था। जावा वेरियस टेक्नोलॉजीज़, जावा कोर जावा की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरियस टेक्नोलॉजी काफ़ी काफ़ी कॉम्बिनेशन था टेक्नोलॉजीज़ का। बट बैकग्राउंड तो मेरा वही है। अब सी चूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका सी का बैकग्राउंड है। लेकिन उसमें मुझे ये मिल रहा है कि उसके बावजूद जो है आपको सी नहीं आती, ठीक है? तो कोशिश हम ये करेंगे कि जैसे हम क्लास शुरू कर रहे हैं, व्हाटएवर इज़ द पाथ दैट इज़ जस्ट पाथ, राइट? उसको हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अब कोशिश ये करेंगे कि जब हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एकदम स्टार्टिंग से कोशिश करें, रिवाइज़ करें। कुछ थोड़ी मेहनत आप करिए, कुछ थोड़ी मेहनत हम करें, ठीक है? आपको पॉइंटर्स देते जाऊँगा, कुछ घर पे पढ़ते जाइए, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो ये करिए, जैसे वीकेंड आएगा, ठीक है? तो सी की कोई एक किताब उठाइएगा, बेसिक्स पढ़ना शुरू करिए और कंप्यूटर ज़रूर उठाइएगा, ठीक है? उसको ट्राई आउट कुछ बेसिक प्रोग्राम, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स हो गया, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स हो गया, इस तरह के छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं ना, ठीक है? सॉर्टिंग के कुछ प्रोग्राम्स हो गए, इस तरह के प्रोग्राम ट्राई करिए और रन करके कंप्यूटर पे ट्राई करिएगा, ठीक है? सी के अलावा किसी और लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है इसको, यहाँ पे किसी को? पाइथन सीखी है। और किसी को? जावा, ओके। सी प्लस प्लस जावा, ओके। जावास्क्रिप्ट, ओके। ठीक है। तो जो लोग थोड़ा-सा फ़ैमिलियर है दूसरी लैंग्वेजेज़ के लिए, उनके लिए तो चलिए आसानी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनका थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड बन चुका है। और जो लोग एकदम से अभी मतलब अ, शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा उनको क्विक होना पड़ेगा इस चीज़ में कि भई वो जल्दी से सबके लेवल पे आने की कोशिश करें। थोड़ी-सी घर पे मेहनत करें। देखो, प्रोग्रामिंग जो है आपका फंडामेंटल चीज़ है। जैसे प्लस 2 में मैथमेटिक्स आपकी फंडामेंटल चीज़ थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर चीज़ उसका इस्तेमाल था। आपके आईआईटी के एग्ज़ाम, जेईई के एग्ज़ाम में भी उसके बिना काम नहीं चलना है। उसी तरह आप जब जब कंप्यूटिंग में आ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग इज़ द फंडामेंटल थिंग, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स को कभी भी आप लाइटली मत लेंगे, ठीक है? तो आपको एक बार मैं सिलेबस बताता हूँ। ये देखिए सिलेबस है आपका, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर्स, राइट? सबसे पहली यूनिट जो शुरू हो रही है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड डाटा टाइप्स, सी में भी डाटा टाइप्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, राइट? उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशन डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? किसे डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, इसका एक इंट्रोडक्शन करने के बाद यहाँ से जो यूनिट 2 शुरू हो रही है, यूनिट 2, 3, 4, 5, ये सारी यूनिट फिर स्पेसिफिक होती जाएगी, ठीक है? तो ये जो पहला है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सी का बेस समझ सकते हैं इसको, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो। अदरवाइज़ रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, यू नो, दे गेटिंग वेरी स्पेसिफिक, ठीक? सेकंड यूनिट भी फिर भी थोड़ा-सा मतलब ऐसा है कि जो जैसे अरेज़ वगैरह से आप फ़ैमिलियर होंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आगे आ जाएगा स्टैटिक डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरे, चलिए यहाँ तक ठीक है। फिर इस इंसर्शन डिलीशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट, सर्किल लिस्ट, ये सब जो टॉपिक्स आते हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक टॉपिक आ जाते हैं। तो इतना ही टाइम आपके पास है सी के बेसिक को कवर करने के लिए, ठीक है? So we will start with the first topic, which is data representation, या representation of data.
अच्छा, मैंने ग्रुप में पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। इज देयर एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? नो वन? ओके। So we are going to talk about representation of data. That is the first topic, right? So we know the data could be of different types, or rather the basic type I'm talking about. ठीक है? अगर मैं कहूँ ये नंबर 5 है, ठीक है? ये क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है, नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल, ठीक है? यही को मैं बोलूँ 5.17, राइट? अब ये हो गई न्यूमेरिक वैल्यू डेसिमल। एक कैरेक्टर की बात करूँ, स्मॉल सी और कैपिटल सी, दिस इज अ कैरेक्टर, ठीक है? अगर एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर की मैं बात करूँ, इस तरह मैं बना दूं, एक लीनियर अरेंजमेंट बोल दूं, एच ई एल एल ओ, हेलो, ठीक है? ये क्या हो गया? वी कॉल इट अ स्ट्रिंग, ठीक है? ये स्ट्रिंग हो गया। तो ये बेसिक टाइप्स है, बेसिक टाइप्स। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज नॉन डेसिमल, न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज डेसिमल, अ कैरेक्टर वैल्यू, a string value, and one more thing, we can call it a boolean value which takes two values, one is true, the other is false, ठीक है? अब ये जो न्यूमेरिक नॉन डेसिमल वैल्यू है, इसको टिपिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? कहते हैं इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर वैल्यूज है। अक्सर लैंग्वेज में जो आपको कीवर्ड मिलेगा इस डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या मिलेगा? INT, इंट, इंट नाम का कीवर्ड, यानी आपका इंट एक्स, ठीक है? और सेमी कॉलन से आपने टर्मिनेट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक वेरिएबल बनाया आपने एक्स, यानी एक बक्सा बनाया एक्स, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है? इसमें नॉन इंटीजर टाइप की, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल, स्टोर करना ठीक नहीं है, ठीक है? करेंगे तो कुछ होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज कि क्या गड़बड़ होगा, क्लियर है? अब ये जो इंटीजर टाइप है, सी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये कई फॉर्म लेता है। वी कैन कॉल अ शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट, तो उसको बोलेंगे SHORT शॉर्ट, और INT इंट, यानी हम दो कीवर्ड यूज करेंगे, एक शॉर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, एक इंट कीवर्ड यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट इंट, छोटा इंटीजर वैल्यू, यानी जो इंटीजर वैल्यू का जो बक्सा है, बक्से को हमने छोटा कर दिया, यानी इसमें कम रेंज ऑफ वैल्यूज हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है? फिर कहेंगे सिंपली इंट, जिसको हमने कहा इंटीजर टाइप, जिसकी अभी हमने बात करी। फिर क्या हो गया? लॉन्ग इंट, इंटीजर टाइप ही है, बकेट को साइज को बड़ा कर दिया, कितना बड़ा किया अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? बड़ा कर दिया, ठीक है? अब इनमें तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? जब हमने शॉर्ट इंट की बात करी तो हमने बोला कि जो बकेट है, पहली तो बात, बकेट का मतलब क्या है? ये वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल और कांस्टेंट में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल कैन वेरी, अ कांस्टेंट कैन नॉट वेरी, अ कांस्टेंट कैन नॉट चेंज।
जैसे पाई की वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू क्या है 3.14। अब हम पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जहां भी यूज करना चाहेंगे, हम इस पाई को अगर रिप्रेजेंट करते हैं 3.14, दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एवर, राइट? ये कांस्टेंट ही रहेगी, हमें पता है फॉर श्योर। सो वी डू नॉट कॉल दिस वैल्यू एज अ वेरिएबल, there could be some specific ways to represent that this value is not to be stored or treated as a variable, and that depends upon the language we use, ठीक है? Various languages various तरीके हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बाद में देखेंगे, बट सिंपली फॉर द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कह सकते हैं जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है या जो जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक्चुअली चेंज नहीं हो रही, तो आप बोल रहे हैं कांस्टेंट। एंड वेरिएबल इज which can keep on changing, that means x नाम के बकेट में आज 5 है, कल को मैं 5 को निकाल के 7 डाल दूं, दैट इज पॉसिबल। 7 निकाल के 10 डाल दूं, दैट इज पॉसिबल, दैट कैन वेरी, ठीक है? तो अब इसमें हमने कहा कि भाई हम सिर्फ अभी न्यूमेरिक नॉन डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो हमने 2-3 इसमें टाइप इंट्रोड्यूस कर दिए सी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में, ठीक है? एक कहा शॉर्ट इंट है, तो शॉर्ट इंट यानी इंटीजर वैल्यू जो थी उससे छोटी होगी। लॉन्ग इंट है, वो इंटीजर वैल्यू जो होगी उससे बड़ी होगी, लेकिन ये तीनों इंटीजर टाइप की ही है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू, नॉन डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू, राइट? इंटीजर टाइप की जो साइज होती है वो होती है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स, 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स, 32 बिट्स, करेक्ट? शॉर्ट इंट की वैल्यू होती है 2 बाइट्स, ठीक है? दैट इज 16 बिट्स। लॉन्ग की कितनी होती है? याद है किसी को? 8 होती है श्योर? किसी आपको देखा तो ये देखिए सारे डाटा टाइप्स यहाँ मैंने लिस्ट कर रखे हैं इस पिक्चर में, ठीक है? लॉन्ग की 4 ही होती है। लॉन्ग लॉन्ग जो होती है उसको हम बोलते हैं 8, यानी 2 बार आप लॉन्ग लॉन्ग लगाएंगे, है? ठीक है? तो अब क्यों इसको डिफरेंशिएट किया गया इनसे, दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन, आगे से देख लेंगे, ठीक है? फिलहाल आप लॉन्ग को तो आप देख रहे हैं कि ये भी 4 बाइट्स ही में रेंज में आ रही है। लॉन्ग लॉन्ग इंट अगर अगर हम बात करें तो ये आपकी 8 बाइट्स हो जाएगी, ठीक है? तो एक तो बात है कंटेनर साइज की, ठीक है? बताओ, आप बताओ, फाइंड आउट। तो मैंने अभी बोला तुमसे कि दोनों के स्टोरेज की साइज सेम दिख रही है, लेकिन फिर लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग इंट अलग अलग क्यों किया गया है? फाइंड आउट करके बताओ मुझे, पहला असाइनमेंट, चलो, ठीक है? सैटिस्फैक्टरी आंसर आना चाहिए। अच्छा एक बात और है, एक असाइनमेंट मैं देता जाऊंगा, ठीक है? वर्बली दे रहा हूँ, चाहे आपको नोट करके नोट बना के दे रहा हूँ, जो जो करके अर्लीस्ट पॉसिबल देगा, अर्ली अर्ली पीपल हु आर गोइंग टू सबमिट, दे विल गेट सम स्पेसिफिक पॉइंट, तो लास्ट में कैलकुलेट करूंगा मैं, आपके मार्क में वो ऐड अप होंगे, ठीक है? तो पहला अभी अभी जो काम आपको दिया है वो क्या दिया है? लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट, इन दो, और लॉन्ग इंट और बेसिकली इंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है, जबकि साइज दोनों की आपको सेम दिख रही है, ये फाइंड आउट करके मुझे बताना है, ठीक है? असाइनमेंट के सबमिशन के लिए मैं एक काम करूंगा, क्लासरूम बना के इसमें आप लोग को ऐड करूंगा, ठीक है? अपने जस्टिफिकेशन आपको एक नोट बना करके आप सबमिट कर सकते हो, चाहे तो कहीं से अगर गूगल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है? हो सकता है मैं क्लास में आपसे पूछ भी लूँ कि जो आपने सबमिट किया उसका मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि कट एंड पेस्ट हो, ठीक है? खैर बहरहाल, अभी उसमें मैं थोड़ा सा उसको डिले कर रहा हूँ, डिफर कर रहा हूँ अपनी तरफ से वो क्वेश्चन, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गेट इनटू द बेसिक्स फर्स्ट, देन वी विल कम टू द स्पेसिफिक्स, ठीक है? तो अब देखो, शॉर्ट को मैंने कहा 2 बाइट है, इंट को कहा 4 बाइट है, अगर लॉन्ग लॉन्ग इंट की बात करें तो 8 बाइट हो गई, रेंज आपकी और ये डिफर कर रही है, लेकिन ये सारे के सारे किस टाइप के? न्यूमेरिक नॉन डेसिमल, दैट इज इंटीजर टाइप। सिमिलरली देयर आर वेरियस डाटा टाइप्स व्हिच आर मेंट फॉर न्यूमेरिक विद डेसिमल वैल्यूज आल्सो, ठीक है? वो भी हम देखेंगे, है ना? इन वैल्यूज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो
डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है फ्लोट करती है, उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती, फ्लोट करेगी, इसीलिए नाम ही दिया गया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, दैट इज डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, तो इनकी भी अलग अलग रेंज होती है, इसी तरह से इनका ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट डाटा टाइप्स में, वो भी देखेंगे। अब इनके इस तरह के ब्रेकडाउन डिफरेंट कंटेनर्स की साइज बनाने का पर्पस क्या है? अगर डिफरेंट कंटेनर साइज है, इसका मतलब डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वैल्यूज इसमें आनी चाहिए, राइट। कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया, कैरेक्टर की जो साइज होती है ये बेसिकली होती है 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। 8 बिट्स। ठीक है, अब देखो, जो भी इंटीजर टाइप की हम वापस अगर जाएं, जो भी इंटीजर टाइप की हमने बात की, अभी हमने बात की सिंपली इंटीजर की, शॉर्ट इंट की, लॉन्ग लॉन्ग इंट की, है ना। इसमें एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट इंट आपने डिक्लेयर किया, उससे पहले आप कर सकते हैं अनसाइंड। अनसाइंड फिर लिखोगे शॉर्ट, एक लाइन में लिखोगे, मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इंट एक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक लाइन में आप लिखोगे अनसाइंड। अगर आप अनसाइंड नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो साइंड है बाय डिफॉल्ट। साइंड है बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। ठीक है, हालांकि आपको पता होना चाहिए था, फिर भी हम दोबारा समझेंगे उसको। ठीक, सिमिलरली इंट है, अनसाइंड इंट लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? अनसाइंड इंट। अगर ये अनसाइंड हमने नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो साइंड है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मैंने बात की वो साइंड की बात करी, अब मैं बात कर रहा हूँ अनसाइंड इंट की। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट। ठीक है, एक तो डाटा टाइप का प्रेजेंट कर रहे हैं इंट, फिर उसकी साइज को बता रहे हैं, शॉर्ट है, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल 4 बाइट्स का है इंट, या लॉन्ग 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 है। ठीक है, फिर उससे पहले आप एक कीवर्ड लगा के बताते हैं वो साइंड है या अनसाइंड है। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है वो देखो। बूलियन डाटा टाइप की मैंने बात करी अभी। बूलियन डाटा टाइप क्या वैल्यू स्टोर करता है? ट्रू एंड फॉल्स। दैट मींस अगर हम 0 से ट्रू को रिप्रेजेंट कर दें और 1 से फॉर एग्जांपल फॉल्स को रिप्रेजेंट कर दें, तो यानी एक बिट वैल्यू में हम बूलियन की दोनों पॉसिबल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, राइट। एक एक बिट, राइट, नहीं एक बिट। ठीक है, 0 1 जो मशीन में रिप्रेजेंट होता है, मतलब मैग्नेटिक टेप पे, वो कैसे होता है? अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से होता है। रिवर्स ऑर्डर दोनों होते हैं। रिवर्स पोलराइजेशन में एक को बोलते हैं कि भाई वो 0 है, एक को 1 बोलते हैं, राइट। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो एक बुलियन को की ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बिट काफी है। ठीक है, अब शॉर्ट इंट पे आते हैं जरा समझने के लिए। इंटीजर टाइप जो वैल्यू है उसमें कितनी है बिट्स, कितनी है? 16 बिट्स है, 2 बाइट है, राइट। तो यहाँ से हमने एक ड्रॉ किया बिट्स का सीक्वेंशियल ऑर्डर। पहली बिट की पोजीशन को मैंने बोला इंडेक्स पोजीशन 0, हालांकि वो फर्स्ट बिट है, लेकिन इंडेक्स पोजीशन की अगर हम बात करें तो हमें इंडेक्स का कन्वेंशन पता है कि 0 से इंडेक्स को शुरू करते हैं। 16 जो बिट होगी उसको हम कहेंगे इंडेक्स पोजीशन 15 पे, यानी 16 वैल्यूज है। और हर हर छोटे छोटे बकेट जो इसमें दिख रहे हैं बिट के, उसमें 2 वैल्यूज आ सकती हैं, राइट। तो अगर ये जैसे बूलियन 1 बिट का था, अगर कोई मेरे पास बकेट होता है जो 2 बिट का होता है, ठीक है, तो फिर क्या वैल्यूज आती? 0 0 वैल्यू आती, ठीक है, 0 1 आती, 1 0 आती, या 1 1 आती। इससे ज्यादा नहीं आ सकती। 1 0 0 नहीं आ सकता क्योंकि 2 ही बिट है। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 1, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई। यानी कितनी 1 से शुरू करके हम कितनी रेंज तक हम इसको, सॉरी 0 पे उल्टा बोल रहा हूँ, 0 1 2 एंड 3, 0 से शुरू करके किस रेंज तक हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इसकी बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या था, 2 टू पावर 1, यानी 2 वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, आइदर 0 और 1 की हम बात करते हैं। यहाँ 2 टू पावर 2 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, यानी 0 से शुरू करेंगे 3 तक जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है। अगर यही बकेट साइज आपकी 3 बिट की होती तो हम कैसे कहते? 0 0 0 0 0 1 0 1 0, फिर 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। क्या हुआ ये? 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8 वैल्यूज हो गई। 8 वैल्यूज क्या है? 2 टू पावर 3, 3 पक्के हैं, जितनी बिट्स है 2 टू पावर 3, यानी रेंज ऑफ वैल्यू अगर 0 से शुरू करें तो इतनी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर 3 बिट का कोई डाटा एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है, डाटा टाइप है, तो उसमें 0 से 7 तक आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 7 के अलावा 8वां स्टोर नहीं कर सकते। 8 नंबर 8 स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर टाइप की बात कर रहा हूँ। वो करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा। गड़बड़ पे बाद में आएंगे, ठीक है। फिलहाल इतनी बात क्लियर है। अब हम जब कहते हैं कि ये 16 बिट का शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट जो है वो 16 बिट का है। तो 16 बिट का मतलब क्या हुआ कि इसी तरह हर बिट में चूंकि 2 वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं 0 से अगर हम स्टार्ट करें रेंज इसकी, तो 0 से स्टार्ट करने के बाद हम इसको कहाँ तक रेंज ले जा सकते हैं? 2 टू पावर 16 तक ले जा सकते हैं। 2 टू द पावर 16 जो होता है वो वैल्यू क्या होती है? 65535, ठीक है, 65535। क्लियर है? यानी ब्रैकेट में लिख दूं मैं 65, क्या था? 535 था। 0 1 2 3 इस तरह हम बढ़ते जाएं तो ये लास्ट वैल्यू होगी जो इस साइज के कंटेनर में जाएगी, ठीक है। 65536 इसमें हम नहीं डाल सकते। यानी अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है शॉर्ट इंट एक्स, तो इसको जो असाइनमेंट हम करेंगे 65535 तक करें या इससे कम करें, 0 से स्टार्ट करते हुए तो चलेगा। यहाँ पे अगर 6 करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि वो बकेट साइज से फिल कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, कुछ गड़बड़ होगी, राइट? क्लियर है? तो ये तो बात थी शॉर्ट इंट की, और शॉर्ट इंट मैंने बताया चूंकि मैंने अनसाइंड इसके आगे कीवर्ड नहीं लगाया है, इसमें ये क्या है? साइंड है ना? तो साइंड है तो ये वाला कंसेप्ट जो हमारा है इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं ये साइंड है और हमने साइन को कवर नहीं किया है, साइन को कवर नहीं किया है। साइन को कवर कैसे करते हैं? जो एक बिट है, पहली बिट है, इसको आप 0 या 1 दो वैल्यू हो सकती है, तो मैं कहूँ 0 अगर वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ इसमें, इसका मतलब प्लस पॉजिटिव वैल्यू है। 1 अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यानी अब जो हम इंटीजर की बात कर रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल ए साइंड इंटीजर। साइंड शॉर्ट इंटीजर, the integer which has got positive value as well as negative value, and that's short, that means it has a total capacity of 2 bytes. Now one bit of those 2 bytes had been taken away to store the information about the sign minus or plus, negative or positive. तो हमारे पास कितनी जगह बच रही है? 16 में से कितनी बिट बची? 15 ना? एक ही में हमने डाला, 0 1 माइनस पॉजिटिव प्लस, दो ही चीजें हमारे पास, 15 बच रही है, राइट? तो अब ये क्या हुआ? ये रेंज अब ये घट गई यहाँ से। अब मैं 2 टू पावर 16 की बात नहीं करूंगा, मैं क्या होगा बताओ? 2 टू पावर 15 होगा, 2 टू द पावर 15। 2 टू द पावर 16 तब होता है जब मैं इसको कहता अनसाइंड शॉर्टेड। अगर मैं अनसाइंड शॉर्टेड करता तब इसकी वैल्यू 2 टू पावर 16 होती, तब वो 0 से शुरू होती। जो मैंने आपको इमेज में दिखाया है वो देखिए, देखिए, आपने शायद उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। ये क्या है? अनसाइंड इंट है, सॉरी अनसाइंड शॉर्टेड है, 0 टू 65535 अनसाइंड है क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है, इसमें माइनस वैल्यू इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है। जहां माइनस वैल्यू इनकॉर्पोरेट होगी वहां क्या करेंगे? साइन शॉर्ट आ गया, शॉर्ट इंट है ये। हाँ, तो साइन शॉर्ट इंट हो गया ना, ये साइन कीवर्ड नहीं, साइन हो गया, साइन शॉर्ट इंट हो गया, राइट? कीवर्ड नहीं अनसाइन, तो साइन हो गया, साइन शॉर्ट इंट हो गया। और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज आधी होगी 32768, और कहां तक जा रही है? 32767 तक जा रही है। एक वैल्यू कम उधर जा रही है क्योंकि निगेटिव इधर भी है। अब जो 0 से शुरू हो रही थी, आधी वैल्यू निगेटिव की तरफ जाएगी, आधी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी, लेकिन पॉजिटिव की तरफ जाते वक्त एक वैल्यू कम हो गई है, ठीक है।
इसका मतलब जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, वैल्यू जब जाएगी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ जाएगी, साइन साइन शॉर्ट इंट कौन सी बोलेंगे, शॉर्ट इंट वेरिएबल एक्स अगर डिफाइंड है, इसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक हम स्टोर कर सकते हैं, तो बेसिकली आपकी शुरू होगी -2 to the power 15 टू 2 to the power 15 -1। -2 to the power 15 क्या है, 32768 है, -32768 है, -32768 है, और हम कहाँ तक जा रहे हैं, +32767 तक। क्यों? क्योंकि बीच में एक वैल्यू जो है वो जीरो भी है, एक वैल्यू जीरो भी है, इसलिए राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू की रेंज एक कम हो गई। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो रेंज हो गई किसकी, साइन शॉर्ट इंच की। सिमिलरली जब अनसाइंड की बात की तो वो वैल्यू जीरो से शुरू होगी और पूरे 16 बिट आपके यूज हो रहा है, तो 0 to 2 to the power 16, ठीक है, यानी आप पहुंच गए 65535 रेंज आपकी डबल हो गई, जस्ट एक बिट के को छोड़ देने से या उसको साइन के लिए यूज ना करने से आपकी रेंज जो है डबल हो गई, ठीक है, क्लियर है। अगर आप कीवर्ड नहीं लगाते हैं, अनसाइन नहीं लगाते हैं, तो वो साइन साइन होगा, चाहे कोई भी डाटा टाइप, चाहे हाँ, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर भी हो, तो भी ठीक है, क्लियर है। जाहिर सी बात है, कैरेक्टर में साइन का कोई काम ही नहीं है, करेक्ट, या तो क्लियर है भाई। सिमिलरली अगर इंट की हम बात करें, प्योर इंट की बात करें, ठीक है, तो या तो हम साइन की बात करेंगे, अनसाइन की बात करेंगे। अगर कीवर्ड नहीं लगाया तो क्या है, ये साइंड है, साइंड एक्स अगर है, इसकी रेंज क्या होगी, -2 to the power 32, 4 बाइट है, 2 to the power 32 -1, एक वैल्यू घट गई जीरो की वजह से, बीच में जीरो आ रहा है, क्लियर। अगर ये अनसाइंड होती तब क्या होता रेंज, अब शुरू करते हैं 0 to 2 to the power 32, क्योंकि अब सारे हमारे 3200 बिट यूज हो रहे हैं वैल्यू को स्टोर करने में, साइन को स्टोर करने में कुछ भी यूज नहीं होता है, क्लियर है। अब कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर मैंने बोला 1 बाइट का होता है, कहाँ पे, साइंड वाले में, सॉरी 31, एक कम हो जा रहा है ना, 31, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, ठीक है, 31 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं कैरेक्टर पे। कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अनसाइंड। कैरेक्टर में साइन का क्या काम है, तो इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं जो 8 बिट है आपके, वो क्या हो रही है यूज करने में, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने में यूज हो रही है। कैरेक्टर भले ही आप कहें कि सी है, कैपिटल सी है, ए है, या कोई और कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स है, या कीवर्ड के शॉर्टकट्स को भी आप इसको स्टोर करते हैं, बट दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड एज न्यूमेरिक वैल्यू इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम एसआई, एसआई रिप्रेजेंटेशन या एसआई की वैल्यूज, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जैसे कि 0 to 230, सॉरी, ये आपका 8 बिट्स का है, राइट, यानी 1 बाइट का है, तो 0 to 7 बॉक्सेस हम बना दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन का कोई चक्कर ही नहीं है, सारी की सारी आपकी यूज होंगी स्टोर करने के लिए वैल्यूज। सो वी विल स्टार्ट विद 0 to 255, ठीक है, यहाँ पे 232 -1 होगा ना, क्योंकि ये हुआ 2 to power 8 -1, जीरो भी तो इंक्लूडेड है ना,
करेक्ट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 बार कर लीजिए, -1 कर दीजिए, 255 आएगी। ठीक, तो 0 से 255 यानी वैल्यूज कितनी हो गई, 256 वैल्यूज हो गई। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 256। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इंट सॉरी कैर कैर सी इज इक्वल टू से कैपिटल जी। ठीक है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंगल कोट्स में होता है कैपिटल जी, ये मैंने कहा। तो let's open the FT key and let's find out what the value C is actually holding in the numeric term. इसको याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद करोगे। तो इसका आप सिंपली इसकी टेबल सर्च करो। देखो कैरेक्टर जी की वैल्यू क्या आ रही है, 71, राइट। स्मॉल सी की क्या है, 99 है, करेक्ट करेक्ट। तो ये कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में। और आप समझ रहे हो कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन स्टोर किसमें हो रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हो रहा है। वो हम बिट्स की बात कर रहे हैं, 8 बिट की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको तभी सर ने पढ़ाया था आप लोगों को भी, आपके बैच को भी, राइट। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, तो उन्होंने बताया कोड ब्लॉक्स वगैरह भी यूज़ किया था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया था। तो अगर ऊपर वाले लैब में अगर आप जाएँगे, 4th फ्लोर लैब में, तो वहाँ पे आपको लाइनस सिस्टम मिलेगा, यूबंटू मिलेगा, राइट, लाइनस प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे कोड कैसे कंपाइल करेंगे उसका तरीका भी बता दूँगा। नीचे जाएँगे तो शायद वहाँ पे कोड ब्लॉक्स है। अदरवाइज़ सिंपलेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या है, जब आप आपके पास कोई भी टूल अवेलेबल इंस्टॉल नहीं हो, जैसे मैंने कोई इंस्टॉल नहीं कर रखा है, ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। उसमें ही हम जाते हैं पहले। ऑनलाइन सी सी कंपाइलर आप ऐसे सर्च करो, शायद जीडीबी कंपाइलर यूज़ किया हुआ है तभी से। मैंने भी सोचा कि उसी पे पहले आपसे शुरुआत कराऊँ। तो ये देखो एक आपके पास एडिटर विंडो आ गया, इसको हम हटा देते हैं, लाइन बाय लाइन सब कुछ कैसे करते हैं। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो प्रोग्राम, राइट, और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा जब आप रन करोगे, राइट। तो क्या सबसे पहले क्या लिखते थे, हेडर पर हैश हैश जो होता है वो हेडर फाइल का इंडिकेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंक्लूड studio.h। क्या होती है ये studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट होता है उसका हेडर होता है ना, चीजें होती हैं जो जो कॉमन होती हैं सबके लिए पूरे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट हेडर कॉमन है, ठीक। तो ये जो stdio.h है, ये वो फाइल है जिसमें सी की वो फंक्शनैलिटी यानी फंक्शंस लिख रखे हैं जिनको आप इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज करेंगे। इनपुट का मतलब कुछ चीज कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल आपको लेना है तो बोलेंगे स्टैंडर्ड इनपुट दी, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, से फॉर एग्जांपल आप बार कोड रीडर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट इनपुट डिवाइस, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, बट स्टैंडर्ड इनपुट इज योर कीबोर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, कंसोल है। अदरवाइज देयर कुड बी प्रिंटर, देयर कुड बी लॉट ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर द आउटपुट डिवाइसेस, राइट, ठीक है। तो अभी ये जो बात हम कर रहे हैं, इस हेडर फाइल में वो सारे फंक्शंस हैं जैसे स्कैन एफ हो गया, प्रिंट एफ हो गया, गेट कैरेक्टर हो गया, गेट सी गेट सी एच हो गया, ये सब कैरेक्टर हो गए। ये बेसिकली आप क्या करेंगे, ये इनपुट और आउटपुट के लिए आपको आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सारी हेडर फाइल के साथ मौजूद है, पहली लाइन ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करते हो, बोलते हो भाई ये फंक्शन हम लिखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे मेन मेन मेथड। क्यों इसको मेन मेथड कहते हैं, आप इसकी जगह एम कैपिटल कर सकते हो क्या, नहीं करना, ठीक है। इसकी जगह कोई और नाम दे सकते हो। दूसरा फंक्शन बनाना है, आपको करना है कि आई वांट टू ऐड टू नंबर्स, सो आई कैन से इंट ऐड, ठीक है। अगर रिटर्न करना है तो इंट होगा, अदरवाइज वॉइड कर लो, अगर कोई रिटर्न नहीं करना है, ये प्रिंट कर देना है तो वॉइड कर दो, ठीक है। ऐड और मैंने कहा भाई इंट एक्स कॉमा इंट
y 2 नंबर मेरे पास हो गए। इसमें मैं क्या करूंगा, रिटर्न x प्लस y यहाँ पे लिखा और यहाँ से मैं इसको कॉल कर लूंगा बाई पासिंग टू नंबर। ओके, सो लेट मी से इंट रिजल्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या कहेंगे बताओ, एड 5, 7, राइट। तो ये आपका हो रहा है, मेन एक फंक्शन है, ऐड एक फंक्शन है, और यहाँ पे ऐड को जो आप लिख रहे हैं जिसमें कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट मतलब वैल्यूज पास कर रहे हैं 5 एंड 7, सो दिस इज द फंक्शन कॉल। तो ऐड होने के बाद x प्लस 5 को ऐड होने के बाद रिजल्ट क्या होगा, 12। 12 इसको रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके वो किस कंटेनर में जाएगा, रिजल्ट नाम के कंटेनर में जाएगा, जो कि इंटीजर टाइप का है, अनसाइंड है कि साइंड है बताओ, साइंड है, बाय डिफॉल्ट साइंड है, राइट, क्योंकि अनसाइंड हमने नहीं लिख रखा है, करेक्ट। फिर आप चाहो तो उसको प्रिंट कर सकते हो, आप बोलोगे प्रिंटफ स्ट्रिंग, अगर मैसेज देना चाहते हो डबल कोट में लिखोगे प्रिंटफ के अंदर, तो प्रिंटफ इज अगेन अ फंक्शन दैट टेक्स पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है, द नंबर ऑफ पैरामीटर इज नॉट लिमिटेड। तो पहला पैरामीटर जो आप दे रहे हो स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो, द सम ऑफ टू नंबर्स 5 एंड 7, ठीक है, आर, अब यहाँ पे आपने क्या करा, कॉमा, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा किस फॉर्म में आप यहाँ पे चाहते हो, तो ये आप रिप्रेजेंट करोगे डिजिट के फॉर्म में, मैं यहाँ रिजल्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप लिखोगे वो वेरिएबल जिसके अंदर, या वो डिब्बा जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है। अब रिजल्ट की वैल्यू उठा करके आएगी और फॉर्मेट क्या आपने बताया, डिजिट के फॉर्मेट में करना है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट का यानी उसी वैल्यू को मैं नंबर से डेसिमल नंबर में अगर चेंज करना चाहता तो यहाँ पे कुछ और लगाना होता है, राइट, क्लियर है। इसके ऊपर रन करके देख ले क्या, आदत है कंट्रोल एस करके करने की ना, लेट्स रन किया, क्या हुआ, क्या एरर आगे बताओ, सेमीकोलन नहीं लगा, कहाँ नहीं लगाया है, और एरर कहाँ दे रहा है, उसके एक वाली लाइन पे, राइट, ठीक है, द सम ऑफ 5 एंड 7 आर 12। अच्छा, ये वार्निंग क्या दे रहा है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड, असाइनमेंट लिखो, ये एरर क्या होती है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, वार्निंग, सॉरी वार्निंग है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड। अगर ये वार्निंग आपको दिख रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले से ही डिक्लेयर हो रखा है। अच्छा, कहाँ डिक्लेयर हो रखा है, पता करो, पता करो, ऐसा ही लगता है, चेक करो, ठीक है, गूगल करना। इस एरर का मतलब क्या है, जब भी कोई नई चीज देखो ना तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब ये चीज आप फाइंड आउट करके बताएंगे, इस अगर इस तरह की, देखिए वार्निंग एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रोग्राम में, लेकिन अगर वार्निंग दे रहा है तो उसको कुछ मतलब है, कुछ इंडिकेशन आपको दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, शायद, ठीक है, अभी कोई गड़बड़ हमें नजर नहीं आई, ठीक है। एक जोक है कि भाई प्रोग्रामर जो है वार्निंग से नहीं घबराते, वार्निंग कितनी भी है चलो ठीक है, प्रोग्राम तो रन कर रहा है ना, ठीक है, वो एक अलग सी बात है, बट वार्निंग अगर है तो उसको समझना जरूरी है कि भाई क्या क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाहता है आपके कंप्यूटर, ये कंपाइलर आपसे क्या कहना चाह रहा है, खैर एनीवे, दिस इज आवर स्मॉल वेरी बेसिक प्रोग्राम, ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम बना करके एक बार प्रैक्टिस करो आपको, ठीक है, सम टाइम में सैटरडे संडे को टाइप करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, मेन, अब जैसे ऐड फंक्शन था, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है, रिटर्न टाइप होता है, क्या रिटर्न करने वाला है, जैसे यहाँ पे ऐड रिटर्न कर रहा था 2 नंबर का एडिशन व्हिच इज ऑफ द टाइप इंटीजर, तो रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर था। ब्रैकेट में अगर कुछ देना होता है तो क्या देना होता है, इसको क्या बोलते हैं, 2 कंटेनर डिक्लेयर किया ना मैंने, तो जो 2 आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 5 और 7, ये दोनों आकर के इसी कंटेनर में तो लैंड होगा, एक्स और वाई में, करेक्ट, और जो हम वापस कर रहे हैं वो किसी कंटेनर में स्टोर करके यहाँ से वापस नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ आके कंटेनर में स्टोर हो रहा है, राइट, रिजल्ट हमें कंटेनर में यहाँ आके स्टोर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनोनिमसली रिटर्न हो जा रहा है बस, बिना किसी नाम के, तो ये दोनों कंटेनर है।
अब ये जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? दीज आर व्हाट? दीज आर पैरामीटर्स टू द फंक्शन ऐड, and the one which are the values which we are passing in the call of the function, those are called as arguments. क्लियर? समझो, कभी अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ ले या वाइवा में पूछ ले कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब जैसे ये ऐड फंक्शन था वैसे ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या करता है? इसका नाम मेन रखा तो क्या है? ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में आपको, सारी क्या अक्सर लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है, आपको मेन मेथड दिखेगा। एक कन्वेंशन कि भाई मेन मेथड वो मेथड होगा, हर लैंग्वेज के बनाने वालों ने ये इस कन्वेंशन को फॉलो किया है कि चूंकि यही चीज चली आ रही है ना, कि मेन मेथड वो मेथड है जहां से प्रोग्राम में कंट्रोल इंटर करेगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो सबसे पहले वो क्या रन करेगा? मेन के अंदर का पहला स्टेटमेंट, मेन के अंदर जाएगा, पहला स्टेटमेंट रन करेगा। उसके अंदर से हो सकता है कोई और फंक्शन, जैसे मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ तो कॉल कर लूंगा, ठीक है, ऐड के अंदर से कोई और फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, या एक ही मेन के अंदर से मल्टीपल फंक्शन अलग अलग कॉल कर सकता हूँ अलग अलग काम के लिए, ठीक है। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी है, सबके लिए मैंने फंक्शन लिख रखा है, सबको कॉल करके एक एक्सप्रेशन को कॉल करके उसकी वैल्यू को फिट कर दूँ, तो वो काम मैं मेन से कर सकता हूँ। लेकिन एंट्री कहाँ से होगी? मेन मेथड से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेन मेथड, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसको मैं जो भी लिखा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको आप भूल जाओ फॉर अ, कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये अब रन नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से कैर सी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपेसिटी, जो हमने अभी बात करी, क्या कोड था इसका? इसकी कोड क्या था? 71, याद है ना? लेट्स प्रिंट इट, प्रिंटफ द वेरिएबल सी कंटेन्स, क्या करें हम? परसेंटेज सी टू प्रिंट द करेक्टर, कॉमा सी, ठीक है, रन कर ले इसको, करेक्ट। अब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम चेंज करके डी करते तब क्या होगा? सी के अंदर जो कुछ है उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करेगा, राइट? 71, तो जो कुछ भी स्टोर हो रहा है हर वेरिएबल के अंदर वो क्या हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ अ बूलियन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, राइट? क्लियर है? अब देखते हैं डाटा टाइप पे, वापस आते हैं इस इमेज पर जो हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए डिफरेंट डाटा टाइप्स है। अच्छा, इन डाटा टाइप्स को इंटरेस्टिंगली हम कहते हैं दे आर प्रिमिटिव डाटा टाइप, चलेगा नहीं चलेगा? दे आर प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब लिटिल मीनिंग क्या होती है? जो एग्जिस्ट करता है पुराने जमाने से, राइट? यानी जब शुरू से लैंग्वेज का सिस्टम शुरू हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तब से जो कॉमन टाइप के डाटा टाइप सभी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, ये वो डाटा टाइप, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वेरी बेसिक टाइप, ठीक है। इसमें शॉर्ट इंट हो गया, अनसाइन शॉर्ट इंट हो गया, शॉर्ट इंट मतलब साइन शॉर्ट इंट, अनसाइन शॉर्ट इंट, सिमिलरली अनसाइन इंट हो गया, साइन इंट हो गया, लॉन्ग इंट हो गया, अनसाइन लॉन्ग इंट हो गया, ठीक है। देखो रेंज दोनों की सेम है क्योंकि दोनों की 4 बाइट है, इंट एंड लॉन्ग इंट। फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट हो गया, इसकी रेंज बढ़ जा रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रहा है टू द पावर की फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट माइनस से हटने के बजाय जहां भी अनसाइंड आ गया वहां पे 0 से शुरू हो जाएगा, रेंज डबल हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट। ऑफ कोर्स जो जो यहाँ पे जा रही है यानी माइनस। फिर उसके बाद साइंड कैरेक्टर, कैरेक्टर को भी हम साइन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमें कोई कहे कि भाई कीवर्ड में आप वहाँ पे साइन लगा दो तो कौन हमको रोकता है? हम यहाँ कहेंगे साइन लीजिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम? एक बिट कम हो गई, ठीक है, एक बिट कम हो गई, अब क्या आउटपुट आएगा जरा बताओ इसके रिप्रेजेंटेशन का, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन का?
क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं और कैरेक्टर वैल्यू का साइन और साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसे इंटरनली क्या किया, कहा कि भाई ठीक है चलो तुम वैलिड वेरिएबल को बोल रहे हो कि साइन है, हाँ, लेकिन हम क्या मतलब साइन तो कुछ होता ही नहीं, मतलब अनसाइंड की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका साइन ही है, अगर साइन हमने कर भी दिया तो इसका मतलब क्या है कि उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना, हम उसको मानेंगे नहीं, कंपाइलर जैसे कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि कैरेक्टर की बात तुम कर रहे हो, कैरेक्टर को कैसे उसको एक वैल्यू घटा दे, एक वैल्यू घटा देंगे तो कोई और कैरेक्टर बन जाएगा, राइट? वैल्यू चेंज हो गई, कोई और कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है? तो कैरेक्टर में स्पेसिफिकली इससे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड की बात करें वहाँ पे अनसाइंड और साइन लगा दें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है? सिमिलरली डबल डबल ये तीनों जो है फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, ये तीनों क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है? ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है, तीनों को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही कहेंगे। स्पेसिफिकली कीवर्ड अगर फ्लोट यूज हो रहा है तब 4 बाइट्स का होगा, अगर डबल यूज हो रहा है तो 8 बाइट्स का होगा, लॉन्ग डबल हो रहा है तो 16 बाइट्स का होगा, लेकिन सारे ही बाय डिफॉल्ट जो कहलाते हैं नेचर ऑफ द डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो we have just seen all the data types in C which are primitive. So primitive data type, primitive data type हमने पढ़ा, ठीक है? Then there must be something which is non-primitive, ठीक है? अगर primitive है, ये सारी जो लिस्ट आपने देखी वो primitive है, there must be something which is non-primitive. So we call it derived data type to the non-primitive data type, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, दो पार्ट होता है, तो इसका मतलब आप चाहे तो इंटीजर को दो बार यूज कर लें, दो इंटीजर वेरिएबल को यूज कर लें, एक्स आई प्लस जे कह लें, ठीक है? लेकिन उनको कंबाइन करके आप वो डाटा टाइप बना सकते हैं जो ऑलरेडी प्रिमिटिव में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? या इसके अलावा मैं बात करूं कि थोड़ा सा, चलो मैं डाटा टाइप जैसे नॉर्मल डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, डाटा सेट्स वगैरह में होता है, क्या होता है? टेबुलर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो अगर मैंने बात की भाई ये टेबुलर डाटा स्ट्रक्चर की मैंने बात करी, टेबुलर डाटा की बात करी, स्टूडेंट का डाटा है फॉर एग्जांपल, आप लोग का डाटा है, ठीक है? तो ये रोज है, राइट? लेट्स अज्यूम दैट एवरी रो इज पार्टिकुलर टू वन स्टूडेंट, स्पेसिफिक टू वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिकॉर्ड बोलते हैं, रो या रिकॉर्ड बोलते हैं, राइट? डाटाबेस के टर्म में भी रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है? अब जो कॉलम्स हैं वो फील्ड्स होते हैं, ठीक है? ये फील्ड्स हैं आपकी, जिसको हम कॉलम कह रहे हैं, ये सारी फील्ड्स हैं, तो ये रिकॉर्ड हो गया, ये फील्ड्स हो गई, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, 4, 4, इनका आप नाम दे सकते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई इस फील्ड का नाम होगा एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर क्यों आपने दिया? क्योंकि किसी स्टूडेंट का नाम जो है सेम हो सकता है, दो स्टूडेंट का नाम, लेकिन एनरोलमेंट नंबर एक सेक्शन के, एक बैच के कोर्स के स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर कभी भी सेम नहीं रहेगा, राइट? इनफैक्ट सिस्टम ऐसा है कि डिफरेंट बैचेस को आप पास आउट हो रहे हैं, सबके एनरोलमेंट नंबर यूनिक ही होंगे, ताकि कल को जब वो अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए आए, अपनी डिग्री निकलवाने के लिए आए, तो एनरोलमेंट नंबर मेंशन करें तो पता चले कि उस टाइम के जो बैच का स्टूडेंट है उसका कोई एनरोलमेंट नंबर के साथ कोलाइड नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, राइट? तो दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज अ यूनिक फील्ड या आइडेंटिफायर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। डाटाबेस में भी आप इसको यूनिक ही कहते हैं, डाटाबेस के टर्म में, डाटाबेस में चीज को स्टोर कर रहे हैं रोज एंड कॉलम में, रिलेशनल डाटाबेस में, उसको बोलते हैं यूनिक की, ठीक है? यहाँ पे हम बोल रहे हैं आइडेंटिफायर है, जो आइडेंटिफाई करेगा हर स्टूडेंट को, नंबर हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है? फिर हो गया नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट, एज, ठीक है? जेंडर, कोर्स, सेमेस्टर एंड सो ऑन, ठीक है? यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैं एड्रेस भी ऐड कर दे रहा हूँ, एड्रेस, ठीक है? तो इस तरह से डाटा स्ट्रक्चर में सारी वैल्यूज आएंगी, तो कई सारी वैल्यूज आएंगी, तो क्या हुआ ये एक तरह से टू डायमेंशनल डाटा बना, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स इज अ डाटा स्ट्रक्चर फॉर दैट मैटर, राइट? मैट्रिक्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नाउ लेट मी टॉक अबाउट एड्रेस। एड्रेस जो फील्ड है, इसको अगर आप स्टोर करना चाहें, किसी स्टूडेंट का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हैं, तो इसको कैसे स्टोर करेंगे? हैं? अरे कहीं ये स्ट्रिंग का है, ठीक है? एक अरे का क्या है, कैरेक्टर का कलेक्शन है, उसको बोल सकते हैं, चलो हम मान लेते हैं वो स्ट्रिंग है, राइट? ठीक है? तो ये क्या होगा? बेसिकली अगर पूरे के पूरे एड्रेस एज़ अ स्ट्रिंग अगर स्टोर करने की कोशिश करें या सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करने की कोशिश करें, तो कल को हमें जो ज़रूरत पड़ेगी कि भाई एक पर्टिकुलर पिन कोड का के सारे स्टूडेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पूरी स्ट्रिंग को पार्स करेंगे, यानी हर बार एक-एक स्टूडेंट को उठाते जाएँगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मान लीजिए हमारे पास 15,000 स्टूडेंट्स हैं, तो 15,000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को आपने रन टाइम में डेटाबेस से उठा करके पढ़ा, मतलब सिस्टम पढ़ रहा है, सीपीयू पढ़ रहा है उसको, पढ़ने के बाद उनके एड्रेस फील्ड पे जा रहा है, एड्रेस फील्ड को पार्स कर रहा है, पार्स करने में अगर कोई गलती कर रखी है, जैसे मतलब एड्रेस को दे रहे हैं कि हाइफ़न लगा के किसी ने पिन दे दिया है, किसी ने स्पेस दे के पिन दे दिया है, तब उसको समझ में नहीं आएगा डेलिमिटर क्या लगाएँ इसमें, यानी सेपरेटर क्या लगाएँ, जिससे वो पिन कोड ही हमको एग्ज़ैक्टली मिले, इस तरह की प्रॉब्लम भी आएगी, यानी बग्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। अगर सिंपली आप एक स्ट्रिंग में अगर स्टोर करें, तो ये 2 चीज़ को नुकसान पहुँचाएगी, एक तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन की ग्रैन्युलरिटी है, यानी कितनी बारीक इन्फॉर्मेशन तक आप चीज़ को फेच कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, उस ग्रैन्युलरिटी को अफ़ेक्ट करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो डाटा एंट्री कर रहा है, वो तो एक स्क्रीन पे बैठ के कर रहा है बंदा, वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेगा डेलीमिटर वगैरह में, जिससे आपको पार्सिंग करने में दिक्कत होगी और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, ये पूरा का पूरा काम कब होगा? रन टाइम पे होगा, जब प्रोग्राम रन कर रहा है। तो रिकॉर्ड एक-एक पढ़ रहा है, उसको डाटा फीड में जा रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हर एक उसको पार्स करने का भी काम कर रहा है, पार्स करना कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया, है ना? सबको पार्स भी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, एड्रेस को हम एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं। एड्रेस को हम फर्दर सब फील्ड्स में ब्रेक करेंगे, सब फील्ड में ब्रेक करेंगे। बोलेंगे भाई एड्रेस की एक फील्ड जो है ये हो गया फ्लैट नंबर, जिसको हम इंटीजर से रिप्रेजेंट कर देंगे फॉर एग्जांपल, करेक्ट? एक फील्ड को हम बोलेंगे भाई ये स्ट्रीट नेम हो गया, जिसको हम स्ट्रिंग से या कैरेक्टर अरे से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक हो गया एरिया हो गया, संगम विहार फॉर एग्जांपल, इसको भी हम स्ट्रिंग से कर ले रहे हैं। पिन हो गया, इसको हम एक इंटीजर से कर लेंगे या लॉन्ग वैल्यू से कर लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू से कर लेंगे, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? इसमें अगर फ़ोन नंबर या जीमेल आईडी भी आप कर रहे हैं अगर, तो वो सब भी अगर ऐड करना चाहें, तो वो चीज़ फर्दर फर्दर फील्ड में होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट रिकॉर्ड से शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले आप कह रहे हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, उसके नीचे जा रहे हैं, फिर उसका नेम हो गया, एज हो गया, डिफरेंट डाटा टाइप, एज जैसे टीचर हो गया, नेम स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? फिर जेंडर हो गया, जेंडर मेल एंड फीमेल अगर हम सिंपल सी बात करें अगर, ठीक है? तो बूलियन से भी काम चल जाएगा आपका, अदरवाइज़ स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। फिर आ गए आप एड्रेस पे, तो एड्रेस पे फर्दर आपने ब्रेक किया। एड्रेस पे ब्रेक किया, आपने क्या कहा कि भई ये एड्रेस जो है ये फ्लैट नंबर है यहाँ पे आपका स्ट्रीट नेम है या गली नंबर भी कहते हैं हमारे एरिया में तो। इधर क्या हो गया आपका एरिया, एरिया हो गया जैसे संगम विहार, इधर आपने कहा पिन कोड हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, ये कैसा बना ये? इसको क्या बोलेंगे? ट्री स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक रूट नोड है, बाकी सब जो लास्ट में जो आप दिख रहे हैं, जहाँ तक आप रीच आउट कर सकते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करेंगे, उनको बोलते हैं लीफ नोड। ये हो गया रूट नोड, ये हो गया लीफ नोड। अभी ये सब चीज़ों पे बहुत डिटेल में भी हम आएँगे। फिर पूरा एक डाटा स्ट्रक्चर अलग से ही पढ़ेंगे। सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आप समझिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है? ये हो गया लीफ नोड। इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला ट्री डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इससे हमें समझ में आया कि इसमें हमें ग्रैन्युलरिटी को रिड्यूस करने में और एक्सेसिबिलिटी में, पिन कोड को पढ़ना है, डायरेक्टली हम आकर के पिन कोड हमने उठा लिया। हम इन सबको पार्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग फील्ड में पिन कोड मौजूद है। तो रैंडमली पिन कोड फील्ड में जाकर के उसकी वैल्यू को उठा लिया, जो रन टाइम पे जो प्रोसेसिंग टाइम था पार्स करने का, वो हमारा बच गया, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर आएँगे जो आप पढ़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका जो लैंग्वेजेज़ प्रोवाइड करती हैं, उनका सपोर्ट देखेंगे, ठीक है? और क्यों हम किस डाटा स्ट्रक्चर को चूज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है। क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में आप देखेंगे कि जब ग्रेजुएट करके आप जाते हैं, बीटेक करके जाते हैं, बीसीए करके, एमसीए करके जाते हैं जॉब के लिए, तो वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे कि भाई ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, बताओ इसमें कौन-सा डाटा स्ट्रक्चर तुम यूज़ करोगे? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हैं? आप तो इधर आके बैठ जाओ, आ जाओ इधर।
हँसता हुआ चेहरा देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खुशी मिलती है ना बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ। सामने आओ बेटा। अरे मेरी आँख के सामने रहोगे पता चलेगा। जगह खाली करवाएँ? तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी भी प्रॉब्लम है यार इसका। चलो बैठ जाओ, मैं देख लूँगा, जाके देख लूँगा। बैठो, ठीक। देखो डिस्टर्बेंस से क्या फ़ायदा? आप अपना भी नुकसान करोगे, मेरा भी जो पढ़ाने का एक जो चल रहा है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या फ़ायदा? ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? तो पहला काम तो करना ये है कि वीकेंड में जाकर के सी लैंग्वेज कोई किताब उठानी है। और जैसे हम कर रहे हैं ना, तो आपको अगर कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है, सिंपली ऑनलाइन इंस्टॉलेशन आप सर्च करो, ऑनलाइन सी कंपाइलर आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा, इस पे काम करना शुरू कर दो, सिंपल चीज़ हो गई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? इस पे करना शुरू करो, बेसिक कांसेप्ट को छोटे-छोटे प्रोग्राम लिख कर के ट्राई आउट कर लो। इतना काम तो वीकेंड में कर लो, क्योंकि देखो अब क्लास शुरू हो गई है ना, अब जब शुरू होगी तो मुझे बहुत टाइम नहीं मिलेगा बहुत बेसिक पढ़ाने का। जहाँ-जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन आगे चल के चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी, ठीक है? तो ये जल्दी करना है आपको, ठीक है? तो चलो आज तो ख़ैर मैं शॉर्ट लेक्चर रख के आज यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से थोड़ा-सा आराम से मिल्क शेक वगैरह चाय-वाय पी के आना, ठीक है?